अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लासरूम के क्रैश सीरीज़ में वेलकम किया जाता है। आज का लेक्चर जो है वो चैप्टर नंबर 12 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसका पहला पोर्शन वाटर है, वो हम स्टडी करेंगे और उसकी वर्कशीट को डिस्कस करेंगे। इसमें जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं वो समेटिव टॉपिक्स हैं, जो फॉर्मेटिव हैं वो इंक्लूडेड नहीं हैं। ये एक चैप्टर की पूरी वर्कशीट आपके सामने मौजूद है। इसमें जो वाटर पोल्यूशन का टॉपिक है, वाटर बॉर्न डिजीज़ है, ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस फाउंड इन वाटर, negative effect of water pollution on life and the ways to avoid them, water scarcity as an important issue faced by Pakistan to and the ways in which it can be resolved, fertilizers। ये 4-5-6 टॉपिक्स हैं जो हमने आज की इस वर्कशीट के अंदर डिस्कस करने, और इसके जो SLOs हैं 15 to 23, क्योंकि ये एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर है, जिसके ये कुछ टॉपिक्स हैं जो एक ही वर्कशीट के अंदर हमने इंक्लूडेड किए हैं, और शेड्यूल में भी ये जो चैप्टर है वो एक ही लेक्चर के अंदर मौजूद है। तो आज इसका जो ओवरव्यू है वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वाटर पोल्यूशन क्या होती है ये आप पढ़ चुके हैं, इसको हम थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं। जब भी वाटर के अंदर, वाटर बॉडीज़ के अंदर, चाहे वह लेक हैं, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, उसके अंदर कंटामिनेशन आ जाती है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस आ जाते हैं जो वाटर को पोल्यूट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वाटर पोल्यूशन। इसका जो आपके सामने कंटेमिनेशन कैसे हो सकती है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है, सेवेज वेस्ट हो सकता है, म्यूनसिपल वेस्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें, प्लास्टिक पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें जब वाटर के अंदर ऐड होती हैं तो पानी अपनी प्रॉपर्टीज़ खो बैठता है और वो पोल्यूट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये गंदा पानी पीने से बीमारियां कौन सी हो सकती हैं, जिसमें कोलरा है, टाइफाइड, डेंगू, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, ETC, ये सारी जो डिजीज़ हैं वाटर बॉर्न डिजीज़। इसका क्या मतलब है कि ऐसी बीमारियां जो कि गंदा पानी पीने से होती हैं, ऐसी बीमारियों को हम वाटर बॉर्न डिजीज़ कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, जैसे हम घरों में पानी इस्तेमाल करते हैं, ये किस सोर्स से आ रहा है, क्या उसको हम साफ़ कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ प्रोसेसेस हैं, जिसमें कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले उस वाटर को फ़िल्टर किया जाता है फिल्ट्रेशन प्लांट के अंदर। उसके बाद क्लोरीनेशन की कैसे किया जाता है कि उसमें जो जर्म्स हैं उसको हम डिस्ट्रॉय करें, फिर दोबारा फिल्ट्रेशन करने के बाद दोबारा से उसकी डिसइंफेक्टेंट के जो बाकी बचे कुचे जरासीम हैं उनको भी किल किया जा सके। नेचुरल सब्सटेंसेस इन वाटर, कुछ ऐसे कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने पानी के अंदर चीज़ें रखी हैं जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद भी हैं, अगर वो एक्सेस में चले जाते हैं तो उसका नुकसान भी है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे मिनरल हैं, बेनिफिशियल साल्ट्स हैं, बैलेंस्ड pH है। अगर ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हमने लिखी हैं, और भी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो pH की जो बात की जाए तो वाटर जो है अपनी pH मेंटेन रखता है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। उसके बाद इसमें कुछ ज़रूरी मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे पोटाशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, कुछ ETC जो इंसान के लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद बेनिफिशियल साल्ट्स हैं, साल्ट की भी एक ख़ास हद होती है, अगर ये एक्सेस में चला जाता है तो पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं रहता। उसके बाद डिसएडवांटेजेस हैं, हार्डनेस, जैसे अगर हम पानी वेल से यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर हार्डनेस का कंटेंट आ जाता है तो वो इंसान के फ़ायदे के लिए नहीं होता, वो हार्मफुल चला जाता है ना। उससे हम, मतलब अगर हमने सब्जियां उसमें पकानी है तो वो भी ज़ाया हो जाएंगी, कोई चाय बनानी है, कपड़े धोने हैं, सोप ज़ाया हो जाएगा। तो इस तरह से हार्डनेस जो है इंसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। टॉक्सिन्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हार्मफुल हैं, टॉक्सिन्स हैं, तो वो अगर ऐड हो जाती हैं, जैसे कोई सेवेज वाटर है वो उसमें ऐड हो जाता है तो उससे भी हो सकता है। हैवी मेटल्स, अगर कुछ हैवी मेटल पानी के अंदर ऐड होते हैं, जैसे साइनाइड है या इस तरह की चीज़ें हैं, कंपाउंड्स ऐड हो जाते हैं, तो भी इंसानी सेहत के लिए ख़तरात लाहक हो सकते हैं। उसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स, पोल्यूटेंट्स किसे कहते हैं, ऐसी चीज़ें जो कि वाटर को पोल्यूट करती हैं, इन कंपाउंड्स को, सब्सटेंसेस को या एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर पोल्यूटेंट्स। अब इससे होगा क्या कि हार्म टू एक्वेटिक लाइफ, जो मछलियां हैं, ऐसी लाइफ जो कि पानी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, उसके लिए ये ठीक नहीं है।
जैसे एक बच्चे को दिखाया गया है हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। इससे पहले हमने ये डिस्कस किया है कि वाटर बॉर्न डिजीज़ हो सकती हैं। इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसकी प्रिवेंशन कैसे है, रिड्यूस पोल्यूशन, कि हम जो गंदगी है वो कम से कम फैलाएं। अपने घरों से गंदा पानी निकाल के करीबी नदी नालों में ना फेंकें। आजकल की ये सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमें इस बारे में आगाही होनी चाहिए। वैसे के लिए हम सारे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इस पे अमल कम से कम करते हैं। वो वेस्ट ट्रीटमेंट, जो गंदा पानी है उसको ट्रीट किया जाए, उसको मतलब कि जैसे हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट या जो डोमेस्टिक वाटर सप्लाई है उसको ट्रीट करके साफ़ या इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सके, ठीक है। उसके बाद वाटर स्केर्सिटी इन पाकिस्तान, जो आजकल सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर, वो वाटर स्केर्सिटी का है। मीन के पानी पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन लो लेवल पे जा रहा है। पानी की जो ज़रूरत है वो तलब बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके मामले में उसके बरक्स जो पानी की पैदावार है उसका जो लेवल है ज़ेर ज़मीन वो डाउन होता जा रहा है। आजकल जो पानी की किल्लत है वो हाई लेवल के ऊपर है पाकिस्तान के अंदर। इसकी रीज़न क्या है? ओवर यूज़ तो है ही है, लेकिन हम इस तरह से करते हैं कि हमने घर में गाड़ी भी धोनी है तो उसके लिए भी हम साफ़ पानी इस्तेमाल करेंगे, फ़र्श धोना है तो भी हम साफ़ पानी इस्तेमाल करेंगे। इवन के हम पानी को ज़ाया करते हैं। आप टूथब्रश कर रहे होते हैं, नल से पानी निकल रहा होता है। आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो अगर ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका इंसान जब तक ख्याल नहीं रखेगा, नेचर भी उसको बदले में इंसान का फ़ायदा नहीं सोचेगी। नेचर का इंसान ख्याल रखेगा तो नेचर भी इंसान का ख्याल रखेगी। उसके बाद वाटर रिसाइकलिंग, इसका जो सलूशन है आप इसको कंजर्वेशन, पानी को जितना हो सकता है बचाएं, कम से कम ज़रूरत के तहत आप इस्तेमाल करें। उसके बाद वाटर रिसाइकलिंग, पाकिस्तान में तो ये रिसाइकलिंग का प्रोसेस कम से कम है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसके ऊपर काम हो रहा है। वेस्ट वाटर को भी रिसाइकल किया जा रहा है, और जो दूसरे हम घरों का गंदा पानी, सेवरेज, इंडस्ट्रीज़, इसको भी रिसाइकलिंग के ऊपर काम किया जा रहा है। डैम्स बिल्ट, जैसे कि हमारे यहाँ डैम्स की शदीद किल्लत है, डैम्स पानी को सेव किया जाए, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइज़र्स के ऊपर बात करेंगे। यूरिया, अमोनिया, NPK फर्टिलाइज़र्स वो सब्सटेंसेस, वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि फसल की बढ़ोतरी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दीज आर केमिकल्स विच आर यूज टू इंक्रीज़ द जो कि फसल की बढ़ोतरी, मतलब उसकी पैदावार, उसकी जो अमाउंट है उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो सबसे बेस्ट है वो यूरिया है, बिकॉज ऑफ के इसमें नाइट्रोजन का कंपोनेंट सबसे ज़्यादा होता है। 46% यूरिया जो नाइट्रोजन है इसमें हम यूरिया के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब नाइट्रोजन का फ़ायदा क्या होता है कि नाइट्रोजन जो ज़मीन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे होते हैं। अब वो बैक्टीरिया जब एक्सेस नाइट्रोजन को इस्तेमाल करते हैं तो ज़मीन को वो जरखेज़ बनाएंगे, जो कि फसल के लिए सबसे अच्छा होगा। उसके बाद ऐसे अमोनियम नाइट्रेट है, NPK फर्टिलाइज़र, यहाँ पे आपकी बुक के अंदर एक पैराग्राफ है जिसमें NPK फर्टिलाइज़र लिखा गया है। NPK फर्टिलाइज़र से मुराद N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और K से पोटाशियम, ये हम आजकल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अभी हम मूव करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, उसके बाद लॉन्ग, और फिर MCQs की तरफ मूव करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन को हम की से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है डिफाइन वाटर पोल्यूशन। मैंने अभी डिस्कस किया है, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वर्कशीट भी आपके साथ शेयर होगी। सबसे पहला है वाटर पोल्यूशन क्या होती है। जैसे हम चैप्टर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ा भी है, रिवीजन भी की है, आप क्रैश सीरीज़ में आ गए हैं, तो वाटर, पानी जो है वो ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। पानी के बगैर आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं। अब जो हम यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है? जब पानी के अंदर जो वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे आपका घर का कुआं है, घर का बोर है, नदी नाला है, उसके अंदर जो ऐसा कंटेमिनेट, ऐसी चीज़ें आ जाएँ जो पानी को गंदा करती हैं, पीने के काबिल नहीं रहने देती, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहने देती, जो उसमें मछलियाँ हैं या कुछ इस तरह की मखलूक़ात हैं उनकी लाइफ को भी डिस्टर्ब करती हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वाटर पोल्यूट हो चुका है और वाटर पोल्यूशन हो चुकी है। अब ज़रा यहाँ पे जो आंसर लिखा हुआ है, वाटर पोल्यूशन इज़ द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस।
अब यहाँ पे हार्मफुल सब्सटेंसेस कौन से हो सकते हैं? आपके घर का गंदा पानी हो सकता है, उस गंदे पानी के अंदर आप तरह तरह के केमिकल्स, जैसे हम वाशरूम को साफ़ करने के लिए उसमें डिफरेंट डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं, वो डिटर्जेंट्स भी केमिकल्स होते हैं, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसमें अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हैवी मेटल्स यूज़ हो रहे हैं, वो करीबी नदी नाले में फेंक दिए गए, तो क्या होगा? वो पानी गंदा हो जाएगा, उसमें जो मछलियाँ हैं वो मर जाएंगी, मछलियों के अलावा और मखलूक़ात हैं वो मर जाएंगी, कोई ऐसे पौधे हैं जो पानी के अंदर हैं वो मर जाएंगे, जो मवेशी हैं वो उस नदी नाले से पानी पी रहे थे वो भी क्या होगा? अगर वो गंदा पानी या पॉइजन वाला पानी पीते हैं तो उनकी भी डेथ हो सकती है। सच एज केमिकल्स, वेस्ट मटीरियल्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेकिंग इट अनसेफ फॉर ह्यूमन यूज़ एंड एक्वेटिक लाइफ। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन के हवाले से। तो वाटर पोल्यूशन सिंपली जब मतलब केमिकल्स, जरासीम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर आ जाते हैं तो उससे क्या होगा? वाटर पोल्यूट हो सकता है, ठीक है। और इससे नुकसान क्या होगा कि ये इंसान के लिए पीने के काबिल नहीं, इंसान के अलावा भी जो वाटर डिपेंडेंट चीज़ें हैं उनके लिए भी नुकसान होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम 2 वाटरबोर्न डिजीज़ एंड देयर काजेस। अब हम इस क्वेश्चन में कुछ 2 बीमारियों के नाम लिखेंगे और उनकी रीज़न लिखेंगे कि ये कैसे होती हैं, ठीक है। सबसे पहले कोलरा है, काज्ड बाय ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड विद विब्रो कोलरा बैक्टीरिया। ये बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसका बैक्टीरिया का नाम भी यहाँ मौजूद है, विब्रो कोलरा। और काज्ड बाय ड्रिंकिंग वाटर, अगर आप पीने वाला पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं तो वो क्या करेंगी? कोलरा काज करेंगी। नंबर 2 पे है टाइफाइड। टाइफाइड बुखार की एक टाइप है जिसमें ये भी गंदा पानी पीने से होती है, जिसमें टेम्परेचर 104, 103 पे चला जाता है और वीकनेस होना शुरू हो जाती है। ये एक इंटेस्टिनल डिजीज़ है जिसमें गंदा पानी, इसका रीज़न क्या है? गंदा पानी। काज्ड बाय सवनीला टाइफी बैक्टीरिया प्रेजेंट इन पोल्यूटेड वाटर। अगर आप गंदा पानी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होगा? ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया उसमें मौजूद होता है, लेकिन टाइप्स दोनों के डिफरेंट है। कोलरा में और तरह का बैक्टीरिया होता है, टाइफाइड के अंदर टाइप चेंज हो जाती है। अब दोनों का फंक्शन बैक्टीरिया का और है, एक टाइफाइड की तरफ चला जाता है, दूसरा कोलरा काज करता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट एनी 2 सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। यहाँ पे हम 2 सोर्सेज का जिक्र करेंगे। सबसे पहले में बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे वाटर पोल्यूट हो सकता है। इसमें मेजर जो है वो डोमेस्टिक वेस्ट है, घरों का जो गंदा पानी है वो करीबी कोई नदी है, कोई डैम है, कोई नाला है, उसके अंदर जा रहा होता है तो वो पोल्यूशन क्रिएट हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो सेविज एंड डोमेस्टिक वेस्ट, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सबसे जो बड़ा रीज़न है इसके साथ इंडस्ट्रियल वेस्ट है। जब भी यहाँ पे इंडस्ट्री लगी होती है तो करीबी कोई नदी नाला होता है, पाइपलाइन से उस नदी नाले के अंदर वेस्ट वाटर छोड़ दिया जाता है जो कि डिजीज़ को काज करता है, वाटर पोल्यूशन को काज करता है, ठीक है। उसके बाद जो व्हाट इज़ क्लोरीनेशन, अब जो एक यहाँ पे क्वेश्चन है, ये जो डोमेस्टिक वाटर सप्लाई की ट्रीटमेंट है उसका एक स्टेप है जिसमें हम क्लोरीन ऐड करते हैं उस पानी के अंदर ताकि वो पीने के काबिल हो सके। तो क्लोरीनेशन क्या होता है? क्लोरीनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन टू वाटर टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मेक वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। जब भी हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की तरफ मूव करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? क्लोरीन को ऐड करना पड़ता है ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाएं और वो पानी जो है वो पीने के काबिल हो सके। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो वाटरबोर्न डिजीज़ क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ मिनरल्स नेचुरली फाउंड इन वाटर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर पानी के अंदर कुदरती तौर पे मिनरल्स पाए जाते हैं, नमकियात पाए जाते हैं तो उनका फ़ायदा क्या हो सकता है? नंबर 1 पे है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। अगर पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं तो इससे क्या होता है? इंसान की हड्डियाँ मजबूत हो सकती हैं।
नंबर 2 पे है फ्लोराइड हेल्प प्रिवेंट टूथ डिके। अगर आप फ्लोराइड, जैसे आपने देखा होगा कि आप मिनरल वाटर जो कि आप रेडीमेड यूज़ करते हैं, जो कि प्रोसेस हुआ पानी होता है, उसके अंदर आप उसकी इंग्रेडिएंट्स को पढ़ें तो उसके अंदर बाकायदा लिखा होता है फ्लोराइड। अब फ्लोराइड का जो फंक्शन है वो आपके टूथ डिके को कंट्रोल करता है, टूथ डिके का रेट जो है वो डिक्रीज़ कर देता है। तो यहाँ पे 3 मिनरल्स लिखे गए हैं। सबसे पहले कैल्शियम है, नंबर 2 पे मैग्नीशियम है और नंबर 3 पे फ्लोराइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सेस साल्ट इन वाटर। अगर पानी के अंदर एक्सेस साल्ट, जैसे आप ओशन वाटर को यूज़ करते हैं, उसमें एक्सेस साल्ट होता है जिसको हम ब्राइन कह सकते हैं। ब्राइन मीन के कंसनट्रेटेड साल्ट सोल्यूशन, जो कि NaCl का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है। अगर आप समुंदर का पानी बार बार पीते हैं जिसमें एक्सेस साल्ट होता है तो क्या हो सकता है, काजेज़ हार्डनेस ऑफ वाटर। सबसे पहले जो नमकियात हैं वो हार्डनेस क्रिएट करती हैं, आप उसको पी नहीं सकते हैं, पिएंगे तो मुख्तलिफ आपके सिम्टम्स डिजीज़ की तरफ मूव करेंगे। अगर आप उसको डोमेस्टिक यूज़ करते हैं तो वो यूज़ के काबिल नहीं होता। जैसे मैंने पहले बताया है कि आप घर में चाय बना रहे हैं तो आपका दूध ख़राब हो सकता है, कपड़े धो रहे हैं तो आपका साबुन ख़राब हो सकता है। वो जैसे जाग बन रही है तो वो हार्ड वाटर जो है वो जाग नहीं बनाता, साबुन को फिटकड़ियों की फार्म में तोड़ देता है। ठीक है, तो इससे आपका सोप भी, डिटर्जेंट्स भी ज़ाया हो सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 2 पे है कैन लीड टू किडनी स्टोन एंड हेल्थ प्रॉब्लम। अगर आप एक्सेस साल्ट वाला वाटर यूज़ करते हैं तो वो साल्ट या मिनरल आपके जो किडनीज़ हैं उसके अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और वो किडनी स्टोन काज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ NPK फर्टिलाइजर्स। NPK फर्टिलाइजर इज़ अ कंपाउंड फर्टिलाइजर दैट कंटेन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। अब यहाँ पे NPK फर्टिलाइज़र कौन सा होता है जिसमें नाइट्रोजन शामिल होगा, फास्फोरस शामिल होगा और पोटाशियम शामिल होगा। जिसमें यूरिया जो है वो भी NPK है, उसमें नाइट्रोजन शामिल होता है। अगर हम अमोनियम फास्फेट की बात करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस शामिल होते हैं। पोटाशियम नाइट्रेट की बात करते हैं तो उसमें पोटाशियम और नाइट्रोजन का कंपोनेंट शामिल होता है। तो इनमें सबसे जो बेस्ट हम कंसिडर करते हैं वो यूरिया होता है, बिकॉज ऑफ के नाइट्रोजन का कंपोनेंट हम देख रहे होते हैं। नाइट्रोजन क्यों ज़रूरी है? यूरिया के अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन की होती है एज़ कम्पेयर टू अदर फर्टिलाइज़र्स। अब यहाँ पे बात यह है कि नाइट्रोजन क्यों कंसिडर की जाती है, बिकॉज के ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे होते हैं और ज़मीन को जरहेज़ बनाते हैं ताकि पौधा अच्छी तरह से ग्रो कर सके। तो यहाँ पे ये फर्टिलाइज़र्स की बात हुई। क्वेश्चन नंबर 8 में है राइट टू काजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन स्केर्सिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर पानी की कमी क्यों हो रही है, इसकी रीज़न क्या है? सबसे पहले ओवर ग्रोथ। पाकिस्तान में जो आबादी है वह दिन ब दिन इंक्रीज़ कर रही है। अब आबादी अगर इंक्रीज़ कर रही है तो इसके रिज़ल्ट के तौर पे पानी की तलब में भी इजाफ़ा होगा। अगर पानी की तलब में इजाफ़ा होगा तो पानी का जो डाउन अंडरग्राउंड लेवल है वो कम हो रहा है। हमारे पास अगर डैम्स भी नहीं है, कोई रिजर्वायर भी नहीं है जो हमने पानी को सेव किया हो, तो ज़ेर ज़मीन पानी तो कम हो रहा है। अगर हमारे पास अल्टरनेट रिसोर्सेज भी नहीं है तो फिर स्केर्सिटी होगी। मेन रीज़न क्या है? रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, पुअर वाटर मैनेजमेंट एंड वेस्टेज। पुअर वाटर मैनेजमेंट ये बहुत अहम इशू है कि हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, ख़ुद इसको नहीं देखते। पुअर वाटर मैनेजमेंट, अगर हम वाटर को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं, तो उससे भी स्केर्सिटी हो सकती है, पानी की किल्लत हो सकती है। जैसे हमने घर में झाड़ू देना है तो झाड़ू देने के बजाय पानी से उसको रोज़ धो रहे हैं, तो हमें पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा तो हम उसको क्या कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं। दूसरा, घर में हमने गाड़ी धोनी है तो हम नल से साफ़ पानी बोर से निकाल के गाड़ी धो रहे हैं, तो ये भी एक तरह से हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें इस पे ऊपर बैठ के सोचना पड़ेगा ख़ुद से। ये नहीं है कि गवर्नमेंट ही हमारे लिए सारे काम करेगी। एज आ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हमें इसके लिए सोचना पड़ेगा और जितना हमसे खुद हो सकता है वो पानी को बचाने के लिए, रिज़र्व करने के लिए काम करना पड़ेगा, स्टेप अप करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। पहला है वाटर पोल्यूशन, जो हमने अभी डिस्कस किया।
water pollution is the contamination of water bodies by harmful substances such as industrial waste, sewage, fertilizers, pesticides. Major causes include discharge of untreated industrial effluents, domestic sewage, agriculture runoff, and oil spills. ऑयल स्पिल्स मीन के जैसे बहरी जहाज़ जो है वो पानी के रास्ते से ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो कोई अगर शिप उलट जाती है तो सारे का सारा जो तेल है वो समुंदर में चला जाता है, तो इससे भी वाटर पोल्यूशन काज हो सकती है। उसके बाद वाटर पोल्यूशन नेगेटिव इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ बाय काजिंग डिजीज़ लाइक कोलरा, टाइफाइड, harmful aquatic life by reducing oxygen levels and killing fish. Water pollution can be prevented by treating industrial waste before discharge, proper sewage treatment, controlled use of fertilizers and public awareness. सबसे ज़्यादा जो हम वाटर पोल्यूशन को भी जानते हैं कि ये क्या है, वाटर पोल्यूशन काज कैसे होती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन क्या है कि हम इसकी जो आउटकम्स हैं उसको जानने के बावजूद इस पे कान नहीं धरते हैं। ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, इसके ऊपर हमने ज़्यादा ज़ोर देना है। लेकिन अभी जो है हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये एक इन्वायरमेंटल इशू है और एक मेजर इशू है। उसके बाद जो है वाटर बोर्न डिजीज़ क्या होती हैं। वाटर बोर्न डिजीज़ अभी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हम गंदा पानी इस्तेमाल करेंगे, वाटर पोल्यूटेड वाटर आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे डिफरेंट डिजीज़ हो सकती हैं जिसको हम वाटर बोर्न डिजीज़ कहते हैं। इनमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं? कोलरा, टाइफाइड, आपकी बुक के अंदर बहुत सारी और भी हैं, जैसे डायरिया है, वॉमिटिंग है, फीवर है, डिहाइड्रेशन हो सकती है। उसके बाद एक और है जॉन्डिस है। ये सारी बीमारियां किससे होती हैं? हेपेटाइटिस है। कुछ चीज़ें मैंने ऐड की हैं, कुछ आपके ज़िम्मे भी छोड़ी हैं, वो आपने पढ़नी है। आपको एज अ स्पेसिमेन क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करके दिए हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं और आपने कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। तो वाटर बोर्न डिजीज़ आपके सामने हैं। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इसके? डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग, फीवर, डिहाइड्रेशन। प्रिवेंशन इंक्लूड ड्रिंकिंग क्लीन एंड बॉयल वाटर। अगर आप बचना चाहते हैं तो पानी को बॉयल करें 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और फिर उसको फ़िल्टर करके यूज़ करें, तो इंशाल्लाह इन बीमारियों से आप बच सकते हैं, ठीक है। और सफाई का आप ख्याल रखेंगे। इसके लिए अगर आपने पानी को साफ़ करना है तो सबसे पहले सैनिटेशन, क्लोरिनेशन ऑफ वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्लेज अ वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग वाटरबोर्न डिजीज़ एंड प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर डोमेस्टिक सप्लाई। इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं? इसके लिए मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। आपकी बुक के अंदर डायग्राम भी बनी हुई है जो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की, इसको आप साथ साथ रखेंगे। द ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स। फर्स्ट जो है कलेक्टेड फ्राम नेचुरल सोर्सेज सच एज रिवर्स और रिजर्वायर्स। सबसे पहले आप पानी को समुद्रों से, दरियाओं से, कहीं से भी आप ले रहे हैं तो क्या होगा, उसको पहले आप सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है जब आप फ़िल्टर करेंगे तो उसमें जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो फ़िल्टर आउट हो जाएंगे। उसके बाद आप उसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद ऐसे पार्टिकल जो कि माइक्रो लेवल पे हैं जिन वो सेटल डाउन हो जाएंगे। सेटल डाउन होने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सस्पेंडेड पार्टिकल्स आप रिमूव कर सकते हैं, फॉलोड बाय द फिल्ट्रेशन टू रिमूव फाइन इम्प्योरिटीज़। फिल्ट्रेशन की, सेडिमेंट किया तो वो बैठ जाएगा, उसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उसको आप दोबारा फ़िल्टर करेंगे तो पानी से जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वो निकल जाएंगे। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात आती है तो फाइनली क्लोरिनेशन इज़ डन टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद आप क्या करेंगे? क्लोरिनेशन करेंगे ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जा सके। These steps are essentials to ensure safe drinking water to and to prevent waterborne diseases. अगर आपने करना है तो दोबारा उस पानी के अंदर रेत भी ऐड कर सकते हैं ताकि उसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं वो रेत के साथ सेटल डाउन हो जाएं, जिसको हम सेडिमेंट कहते हैं, तो दोबारा से आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है वाटर स्केर्सिटी इन पाकिस्तान। इसका मतलब क्या है कि वाटर स्केर्सिटी इज़ अ सीरियस इशू इन पाकिस्तान ड्यू टू द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, पुअर वाटर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड वेस्टेज ऑफ वाटर।
एक तो हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज जो कि उसका भी पीछे रीज़न है, उसमें भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ शामिल हैं कि हमारे यहाँ जो मौसमियाती तब्दीलियाँ अचानक से शुरू हो गई हैं, बारिशें नहीं हो रही हैं कि हमारे यहाँ पानी को स्टोर किया जा सके। जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो भी कम हो रहा है, और हमारे पास जो डैम्स हैं वो भी इतने नहीं हैं कि हमारी आबादी को पानी सप्लाई कर सकें। ठीक है, उसके बाद इट अफेक्ट एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री एंड डेली लाइफ लीडिंग टू फूड शार्टेज एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। वाटर स्केर्सिटी कैन बी रिजॉल्व बाय बिल्डिंग डैम्स, कंजर्विंग वाटर, यूजिंग एफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स, प्रिवेंटिंग वेस्टेज एंड क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, इसमें खेती बाड़ी के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन अफसोस के साथ कि हम पानी को इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे हमारे पास बहुत सारा पानी सेफ मौजूद है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप इसको रिज़र्व करेंगे ताकि हम स्केर्सिटी से बच सकें। आने वाले वक्तों में ये एक इंतहाई जो है वो सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अब हम मूव करते हैं MCQs की तरफ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरीज है, तो आप यहाँ पे मुझे बता सकते हैं, नहीं तो हम MCQs की तरफ जाते हैं और आप बच्चों के साथ MCQs को डिस्कस करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डिस्कस करें। 1B, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं पहले आपका ना थ्योरी से क्वेश्चन ले रहा था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं। आप MCQs आपने स्टार्ट किए हैं, थ्योरी से आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर काज ऑफ वाटर पोल्यूशन? फोटोसिंथेसिस, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। तो पहले का आप सारों ने ठीक आंसर किया है, आपको 1 मार्क्स यहाँ से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर काज ऑफ वाटर पोल्यूशन। नंबर 1 इंडस्ट्रियल वेस्ट। नंबर 2 पे जाते हैं, अ डिजीज़ कास्ड बाय contaminated drinking water is malaria, cholera, tuberculosis, influenza। तो कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर से कौन सी डिजीज़ हो सकती है? कॉलरा। ठीक है, एग्जैक्ट। ये भी आप तमाम बच्चों को अवार्ड है 1 नंबर का, चारों ने ठीक आंसर दिया है। हमारे साथ जो हैं नबीहा सैयद, अलीना, शाइमा नईम और हारिस रशीद हैं। 4 बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन आंसर कर रहे हैं, बाकी भी हैं, लेकिन अगर आपको एक्सेस है तो आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच मेथड इज़ कॉमनली यूज टू किल जर्म्स इन डोमेस्टिक वाटर सप्लाई? डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए आपने जर्म्स को किल करना है, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? नंबर 1 पे है सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन, डीसेंटेशन। कौन सा होगा? सेडिमेंटेशन है, फिल्ट्रेशन है, क्लोरीनेशन है। 3C, अलीना, शाइमा नईम, 3C। ठीक है, ये आंसर आपका 3C होगा, क्लोरीनेशन। ठीक है, ये भी आपको 1 नंबर यहाँ से अवार्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र मेनली काजेस। अगर आप जो एक्सेस में यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र, उससे क्या होगा? सॉइल एरोजन हो सकता है, वाटर यूट्रोफिकेशन हो सकता है, एसिड रेन हो सकता है, ओजोन डिप्लीशन हो सकता है। तो यहाँ पे जो 4 का आंसर यहाँ पे मौजूद है, सॉइल एरोजन, वाटर यूट्रोफिकेशन। एक्सेस में आप यूज़ करेंगे तो वाटर के अंदर क्या हो सकता है? सॉइल एरोजन तो हम नहीं कह सकते हैं, फर्टिलाइज़र से सॉइल रूट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वाटर यूट्रोफिकेशन 4B। शाइमा नईम ने आंसर ठीक किया है, 4B। आपको बाकियों का यहाँ पे नंबर नहीं होगा, 4B शाइमा नईम। अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं,
विच नेचुरल सब्सटेंस इज़ बेनिफिशियल फॉर टीथ। कौन सा ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है जो कि दांतों के लिए फ़ायदेमंद है? लेड, मरकरी, फ्लोराइड, आर्सेनिक। तो यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया था, दिस इज़ फ्लोराइड। फ्लोराइड, ये आंसर आप सब ने ठीक दिया है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6, वाटर स्केर्सिटी इन पाकिस्तान इज़ मेनली ड्यू टू हैवी रेनफॉल, पुअर वाटर मैनेजमेंट, हाई लिटरेसी रेट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो मेनली ड्यू टू किस वजह से होगा? 6B, पुअर वाटर मैनेजमेंट, के इंसान जो है इसको मैनेज नहीं कर पा रहा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप सब बच्चों का आंसर ठीक है। विच फर्टिलाइजर प्रोवाइड नाइट्रोजन ओनली? NPK, यूरिया, पोटाश, सुपर फास्फेट। हमने इसमें चारों ऑप्शन में से देखना है कि किस में सिर्फ नाइट्रोजन होता है। विच फर्टिलाइज़र प्रोवाइड नाइट्रोजन ओनली, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो बिल्कुल आप 7B, अलीना का आंसर ठीक है। शाइमा नईम, NPK जो आपने ए ऑप्शन पुट किया है, इसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटाशियम भी है। यूरिया जो होता है इसका फार्मूला जो है हमारे पास CONH2 होल ट्वाइस। इसमें मैंने अभी बताया भी था कि यूरिया को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं बिकॉज ऑफ कि इसमें जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा होता है, और वो कितना है? 46%। ठीक है, ये ज़रूरी होता है ज़मीन की जरहेज़ी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, NPK फर्टिलाइजर्स कंटेन्स नाइट्रोजन ओनली, फास्फोरस ओनली, पोटाशियम ओनली, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। NPK में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? 8D। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। 8 में यहाँ से आपका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अच्छा, विच वाटर बर्न डिजीज़ अफेक्ट द इंटेस्टीन? डेंगू, कोलरा, मलेरिया, आस्थमा। तो यहाँ पे जो डेंगू है वो किसको अफेक्ट करता है? कोलरा किसको अफेक्ट करता है? मलेरिया या आस्थमा? तो इंटेस्टीन को कौन सी चीज़ अफेक्ट करेगी? 9B। ठीक है, बिल्कुल आप चारों ने आंसर ठीक दिया है, कोलरा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, हार्ड वाटर मेनली कंटेन साल्ट ऑफ। कौन सा साल्ट शामिल होता है हार्ड वाटर के अंदर? सोडियम एंड पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, आयरन एंड कॉपर, जिंक एंड सिल्वर। 10B, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर 10B एग्जैक्ट। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच स्टेप रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर? अगर आपने पानी से सस्पेंडेड पार्टिकल्स निकालने हैं तो क्या आप क्लोरीनेशन करेंगे, सेडिमेंटेशन करेंगे, या डिसइंफेक्टेंट करेंगे, या एरेशन करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? 11 पे आ जाएं सारे। 11B। ठीक है, 11B बिल्कुल करेक्ट है। 11 का आ जाएगा B, सेडिमेंटेशन एग्जैक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। एक्सेस नाइट्रेट इन वाटर आर डेंजरस बिकॉज दे improve taste, kill bacteria, causes blue baby syndrome, increase hardness। अगर एक्सेस नाइट्रेट्स आ जाते हैं तो क्या होगा? नेक्स्ट C, यहाँ पे इंक्रीज नाइट्रेट्स के हवाले से नहीं होगा कि यहाँ पे इम्प्रूव टेस्ट भी नहीं हो सकता, किल बैक्टीरिया। हार्डनेस जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो चीज़ें हैं उससे होता है। यहाँ पे जो आंसर आएगा काजेज ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसको आपने देखना है C। ठीक है, इंक्रीज हार्डनेस जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स और बाई कार्बोनेट्स से होती है। ठीक है, अभी आपका कोई क्वेश्चन है, अभी होप्स हो कि ये आपको चैप्टर अंडरस्टैंड हो गया होगा। फिर भी क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की वजह से हम कोशिश करते हैं कि इस 45 मिनट के अंदर चीज़ें सारी कंप्लीट हों। होप्स हो कि आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर यूट्यूब,
फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का कनेक्टेड क्लासरूम डिजिटल हब यूट्यूब पे मौजूद है। उसको आपने सब्सक्राइब भी किया होगा, उस पर रोज़ का लेक्चर मौजूद होता है, उसको आप देख सकते हैं। अगर आपकी कोई क्यूरीज़ होती हैं तो आप वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, तो उसको हम आंसर ज़रूर करेंगे। ठीक है, आज का जो लेक्चर था वो चैप्टर नंबर 12 जिसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाटर को हमने डिस्कस किया, और इसकी एक ही वर्कशीट होगी इस चैप्टर की जो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। कल जो हम स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 6 पे आएंगे। ठीक है, स्टोक्योमीट्री, कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड चीज़ें होंगी जो हम कल के लेक्चर में, और जो 2-3 लेक्चर हैं चैप्टर नंबर 6 के वो ऑनवर्ड करेंगे। अभी मैं आप तमाम बच्चों से इजाज़त चाहूँगा। खुश रहें, आबाद रहें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।